मेरा नाम विक्रम है। मैं एक अस्पताल में कैशियर था। शाम ढल चुकी थी जब एक बूढ़ी औरत कांपते हुए हाथों से पर्ची लेकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन समय खत्म हो चुका था। मैंने नरमी से कहा, माँ जी, आप कल आ जाइएगा, आज समय खत्म हो गया है। तो वो ये सुनकर कांप ही गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। न जाने क्यों उनके चेहरे में एक अनजान सी पहचान छुपी थी। मेरा दिल उन्हें देखकर दुखने लगा। मैंने फिर से उनकी तरफ देखा तो मैं कांप उठा और मेरा दिल दहल गया, क्योंकि मैं इन्हें पहचान गया था। ये औरत वही थी जो सालों पहले अस्पताल की दीवारों में एक अजीब सी बदबू बसी हुई थी। दवाइयाँ, कीटाणु, भीड़ भरा माहौल, पसीने, बीमारी और एक अनजाने ठहरे हुए डर की मिली जुली हुई बदबू। मैं विक्रम इस शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पिछले 10 साल से कैश काउंटर के पीछे बैठकर नौकरी कर रहा था। मेरी जिंदगी इन शीशे की दीवारों के पीछे नोटों को गिनती, रसीदें काटने और अनगिनत दुखी, बेबस और टूटे हुए चेहरों को देखने में गुजर रही थी। मैंने यहाँ खुशी से आते हुए किसी को आज तक कभी नहीं देखा था। यहाँ पर हर चेहरा अपनी एक कहानी लेकर आता था, एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द छुपा हुआ होता था। 10 साल बहुत होते हैं। मैं इन चेहरों को देखने का आदी बन चुका था। शायद थोड़ा सा सख्त भी हो गया था, क्योंकि जज्बात को एक तरफ रखकर काम ना करूं तो रोज रात को घर जाकर सो नहीं सकूं। मेरा काम हमदर्दी करना नहीं था, पैसे गिनना और सिस्टम में एंट्री करना था। शाम ढल चुकी थी। काउंटर नंबर 4 की लाइटें बुझाने का समय हो गया था। रात के 8 बज रहे थे और मेरा टाइम खत्म हो चुका था। दिन भर का शोर, वही अफरा तफरी, वही चीखों पुकार अब थम रही थी। इमरजेंसी वार्ड से आती हुई लम्हे लम्हे से मशीन की बीप और पेशेंट की तकलीफ से भरी हुई और दबी हुई सिसकियों के अलावा एक थका देने वाली खामोशी थी। मैंने अपना कंप्यूटर शट डाउन कर दिया था। कैश ड्रॉर को सावधानी से ताला लगा दिया था। चाबी अपनी जेब में डाल ली थी और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला था कि मेरे केबिन के शीशे पर एक हल्की सी, लगभग ना सुनाई देने वाली दस्तक हुई थी। मैंने झुंझलाकर नजर उठाई, क्योंकि ये रोज का ही रूटीन था। टाइम खत्म होने के बाद भी लोग आते जाते रहते थे और उनका टाइम खत्म होने के बाद भी बहुत सारे काम याद आते थे। एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र लगभग 70 से 80 के बीच में कहीं अटकी हुई लगती थी, मेरे काउंटर से टेक लगाकर खड़ी हुई थी। उसका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था, जैसे वो सीढ़ियों से नहीं बल्कि मीलों का फासला दौड़ कर आई हो। उनका मेला साड़ी का पल्लू आंसुओं से भीगा हुआ था और उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उनके बालों पर सफेद चांदी उतर आई थी, जैसे सफेद बालों की लटें उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरी हुई थी। उनके कपकपाते हुए हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि उनमें पकड़ी हुई अस्पताल की छुपी हुई पर्ची भी किसी सूखे पत्ते की तरह नाच रही थी। बेटा, उनकी आवाज भी उनके हाथों की तरह कांप ही रही थी। वो बोली, बेटा, ये दवाई की पर्ची है, बस ये आखिरी है, इसे जमा कर लो। मैंने अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जितनी नरमी से मुमकिन हो सकता था कहा, जो मैंने इन 10 सालों में सीखी थी। माँ जी, अब टाइम खत्म हो चुका है, सिस्टम बंद हो गया है। मैं रोजाना ये शब्द ना जाने कितने लोगों से और कितनी बार कहता था। ये मेरी नौकरी का हिस्सा था। लोग रिक्वेस्ट करते थे, भगवान का वास्ता देते थे, मेरे पाँव पड़ने लग जाते थे, लेकिन रूल्स तो रूल्स थे और मैं भी रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता था। कंप्यूटर बंद होने का मतलब था कि मेरा काम खत्म। मैंने कहा, माँ जी, प्लीज आप सुबह आ जाइएगा, सुबह ठीक 9 बजे काउंटर खुल जाएगा। मैंने अपनी बात पूरी की और उठने के लिए दोबारा निकलने ही वाला था। मेरी बात सुनकर तो वो औरत कांप ही गई थी, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से जमीन नहीं, उनके शरीर की आखिरी उम्मीद खींच ली हो। उन्होंने खाली खाली नजरों से मुझे देखा, जैसे उनकी आंखों को विश्वास न हो रहा हो। उनकी धसी हुई और थकी हारी आंखों में पहले से भी ज्यादा रिक्वेस्ट थी, फिर मायूसी और फिर वो फूट फूट कर रो दी थी। ये कोई दबी हुई सिसकी नहीं थी, बल्कि ये तो एक दिल चीर देने वाला दुख था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा था। इस औरत के चेहरे पर मासूमियत और लाचारी साफ झलक रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वो दोनों हाथों से शीशे को पीटने लगी। उनकी कमजोर मुट्ठियां शीशे पर जोरदार पड़ रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, भगवान के लिए मेरा काम कर दो, नहीं तो मर जाएगा मेरा बच्चा, मेरा पोता मर जाएगा, उसको सांस नहीं आ रहा। डॉक्टर ने कहा है कि ये इंजेक्शन फौरन फौरन। इतना कहकर उनके शब्द रुक गए थे। उनकी आवाज आंसुओं में डूब गई थी। मैं एक लम्हे के लिए दंग हो गया था। मैंने अपने पूरे 10 साल के करियर में लोगों को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, झूठ बोलते हुए
और सचमुच मरते हुए भी देखा था, लेकिन इस बुढ़ापे की चीख ने उनकी वहशत में कुछ और ही था। ये मौत की हकीकत भरा डर था, ये वो सच्चाई थी जिसे मेरा आदत से भरा हुआ दिल भी महसूस कर रहा था। माँ जी, मैंने ठंडे शब्दों में अपनी आदत के मुताबिक सख्ती लाने की बहुत कोशिश की थी, जो ऐसे मौके पर ज़रूर होती है। मैंने कहा, माँ जी प्लीज़ यहाँ नाटक मत कीजिए, सबका टाइम ख़त्म हो चुका है। आप सुबह। मेरी बात अभी अधूरी रह गई थी और मेरी ज़ुबान मेरे मुंह से ही चिपक कर रह गई थी जब उन्होंने रोने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया था। काउंटर की सफ़ेद ट्यूबलाइट सीधा उनके भीगे हुए झुर्रियों भरे चेहरे पर पड़ी थी। समय जैसे थम गया था। मेरे कानों में अस्पताल का शोर, उनका रोना, मशीन, सब कुछ बंद हो गया था। मेरे गले में कांटे चुभने लगे थे। ना जाने क्यों, ना जाने क्यों उनके चेहरे में एक अनजान सी पहचान छुपी हुई थी। एक ऐसी पहचान जो किसी पुराने, बहुत पुराने भूले हुए दर्द से जुड़ी हुई थी। एक ऐसी पहचान जो किसी पुराने, बहुत पुराने भूले हुए दर्द से जुड़ी हुई थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं सोच रहा था कि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं इस शहर में नया था। मेरा पुराना समय इस शहर से मेल नहीं खाता था, लेकिन इस औरत की वो आंखें, वो वहशत और आंसुओं से भरी हुई बेबस आंखें, जैसे कोई भूला हुआ जख्म जो बरसों से मेरे इंतजार की तिजोरी में बंद था, जैसे किसी ने उसे कुरेद दिया हो और वो अचानक तकलीफ देने लगा हो, जैसे कोई भूली हुई चीख, कोई पुरानी पुकार मेरे कानों में दोबारा गूंज उठी हो। ये एहसास इतना जोरदार था कि मेरे अपने हाथ भी कांपने लगे थे। मैंने खुद पर काबू रखते हुए एक बार फिर उनकी तरफ ध्यान से देखा था। उनके गालों पर पड़ी हुई झुर्रियां, उनके होठों का कपकपाना और उनकी आंखों में वो तकलीफ, जानी पहचानी ममता भरी दहशत, ये सब देखकर मेरा दिल ढल गया था। ये चेहरा, ये आंखें, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, ये मेरा वहम था। लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। पसीने की एक ठंडी लकीर मेरे माथे से होती हुई मेरी गर्दन तक उतर आई थी। मेरा बीता हुआ समय, मेरा वो पुराना अतीत जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ आया था, वो अतीत जिसकी बुनियाद एक औरत की मेहरबानी पर रखी हुई थी, वो आज अजनबी बूढ़ी औरत के चेहरे में मुझे क्यों नजर आ रहा था? ये वही औरत थी। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि ये वही औरत थी जिसने सालों पहले एक तूफानी रात में एक 14 साल के अनाथ, भूखे, बेसहारा लड़के को कुछ दिया था। मैं इस औरत का झुर्रियों भरा हुआ चेहरा देखकर अपने अतीत के उस अंधेरे भरे भीगे हुए लम्हे में कहीं खो गया था, जब बरसती हुई बारिश में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। वो मुलाकात जो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ये वो शाम थी जब मेरी जिंदगी एक जज्बाती हादसे से होकर गुजर रही थी। एक ऐसा हादसा जिसने मुझे बर्बाद करने के बजाय एक नई बुनियाद कायम कर दी थी। मुझे आज भी वो सब कुछ ऐसे ही याद है, जैसे कल की ही बात हो। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बारिश किसी बदले की तरह बरस रही थी। हर बूंद मेरे शरीर पर एक कोड़े की तरह बरस रही थी। मैं कंधे पर अपना छोटा सा जंग लगा हुआ बैग लादे हुए एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहा था जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस मेरे कदम घसीट रहे थे। एक बैग में मेरा पूरा संसार था, कुछ कपड़े, कुछ फटी हुई किताबें, मृत पिता की एक टूटी हुई घड़ी और माँ की एक धुंधली सी तस्वीर। लेकिन उस समय इस बैग से ज्यादा भारी वो शब्द थे जो मेरी चाची ने मुझ पर फेंके थे। निकल जा मेरे घर से, दफा हो जा यहाँ से, कितना पालूं मैं तुझे? और तेरे माता पिता खुद तो मर गए और तुझ जैसी मुसीबत को मेरे गले में डालकर चले गए। उनके शब्द बारिश के शोर से भी ज्यादा तेज थे। मुझे घर से निकाल दिया गया था। मेरे मुंह पर इतनी जोर से दरवाजा बंद हुआ था कि उसकी धमक आज भी मेरे कानों में गूंजती है। अनाथ था, बेसहारा था और अब सचमुच सड़क पर आ गया था। मैं कई घंटों से चल रहा था। मेरे आंसू कब से बारिश के पानी में घुल के मिलकर सूख चुके थे। अब सिर्फ एक ठंडक और खामोशी थी जो मेरी हड्डियों में उतर रही थी। मेरे जूते पानी से भर चुके थे और हर कदम पर एक अजीब सी आवाज मेरे पेट से बरामद हो रही थी। भूख मेरे पेट को अंदर से नोच रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी आंतें एक दूसरे को खा रही हूँ। मैंने सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया था। चाची ने मुझे नाश्ता भी नहीं दिया था। शायद वो इसी समय का प्लान बना रही थी। शहर की रोशनियां बारिश के पर्दे में धुंधली लग रही थी। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। किसी को भी इस 14 साल के लड़के की परवाह नहीं थी जो इस तूफान में अकेला था। मेरे दिमाग में कोई ख्याल नहीं था, कोई सोच विचार नहीं था। मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा और अब मेरा क्या होगा? ये सवाल इतने बड़े थे
कि मेरा नन्हा सा दिमाग उन्हें सहारा नहीं दे पा रहा था। मैं सिर्फ उस लम्हे की तकलीफ से बचना चाहता था। तभी इस भीगी हुई ठंडी और बेरहम शाम में एक खुशबू मेरी नाक से टकराई थी। ये खुशबू इस माहौल से बिल्कुल बेजोड़ थी। ये गर्म थी, मसालेदार थी, जिंदगी से भरपूर थी। बेसन, घी और आलू की मिली जुली महक। मैंने फौरन इस खुशबू को जांच लिया था। मेरे कदम एक छोटी सी पुरानी दुकान के सामने रुक गए थे। एक टीन की छत के नीचे प्लास्टिक की एक मेली सी तिरपाल को बारिश से बचाव के लिए लगाया गया था। इस तिरपाल के नीचे एक टिमटिमाती हुई गैस की रोशनी में एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत की उम्र लगभग 40 या 45 साल के करीब होगी। उसके चेहरे पर मेहनत की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकावट भरी नरमी थी। वो एक बड़ी सी कढ़ाई के सामने बैठी हुई थी, जिसमें सुनहरे समोसे तैयार हो रहे थे। मैं वहीं जम गया था। मेरी नजरें इन फूले हुए गर्मा गर्म समोसों पर टिकी हुई थी, जिनकी खुशबू मेरी भूख को पागल कर रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इनको छूना कैसा लगेगा। वो मेरी ठंडी उंगलियों में उतर जाएगी। उसका एक निवाला मेरे खाली पेट में कैसी राहत पहुंचाएगी। मैं कितना बदनसीब था। मैंने अपनी पैंट की गीली जेब में हाथ डाला तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ गीला कपड़ा और फूटी कौड़ी भी नहीं थी। यह एहसास भूख से भी ज्यादा मुझे तकलीफ दे गया था। मैं इस दुनिया का सबसे लाचार इंसान बन गया था। मैं एक समोसा भी नहीं खरीद सकता था। शर्मिंदगी और लाचारी की एक ऐसी लहर मेरे पूरे शरीर पर छा गई थी कि मैं इन समोसों को, इस औरत को और इस गर्म रोशनी को और नहीं देख सकता था। ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था। मैं अकेला था, मेरा कोई सहारा नहीं था, और अब मेरे साथ क्या होने वाला था, मैं ये भी नहीं जानता था। मैंने एक गहरी ठंडी सांस ली और वहां से मुड़ने लगा। मैंने सोचा कि बेहतर होगा इसी बारिश में गुम हो जाऊं। शायद ठंड से ही मर जाऊंगा। कम से कम ये भूख की तकलीफ तो खत्म हो जाएगी। मैंने पहला कदम उठाया ही था कि मुझे बारिश के शोर को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी। ए लड़के! आवाज भारी थी, लेकिन इसमें गुस्सा नहीं था। मैं ठिठक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कि इस औरत ने मुझे देख लिया था? क्या वो मुझे कोई भिखारी समझकर चिल्लाएगी या चोर समझकर मुझे पकड़ लेगी? डर की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी। मैंने धीरे से पलटकर देखा। वो औरत अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी, लेकिन उसका हाथ कढ़ाई से रुक गया था। वो मुझे ही देख रही थी। हम दोनों की नजरें इस बारिश के पर्दे के पार टकराई थी। ये एक लम्हा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न मेरी बेइज्जती करने का इरादा था, और न ही वो तरस भरी हमदर्दी थी जो अनाथों को अक्सर मिलती है। उसकी आंखों में तो बस एक पहचान थी। उसने एक ही नज़र में मेरी हालत को भांप लिया था। उसने मेरे मैले कपड़ों और भीगे हुए बालों, सहमी हुई आंखें और समोसों को हसरत से देखते हुए मेरे चेहरे के पीछे छुपी हुई भूख, अनाथ और टूटे हुए दिल को पढ़ लिया था। ये किसी भी जज्बाती हादसे से कम नहीं था। एक पूरी अजनबी औरत का मेरी आत्मा के अंदर तक झांक लेना मुझे हिलाकर रख गया था। मुझे लगा जैसे मैं नंगा खड़ा हूँ। उसी लम्हे मुझे अपनी चाची से ज्यादा वो औरत अपनी लगी थी। मुझे फौरन ख्याल आया कि अगर मेरी माँ आज होती तो वो भी मुझे ऐसे ही देखती। वो औरत जिसका नाम तक मैं नहीं जानता था, उसने मुझे देखा था। उसने मेरी भूख को पहचान लिया था। शायद उसे मुझ पर तरस आ गया था। वो मेरी बेबसी को बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। मैं वहीं कांपता रहा था, बारिश के पानी से नहीं, बल्कि जज्बात की एक ऐसी लहर से जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने कड़ाही से एक समोसा निकाल कर फौरन कागज के टुकड़े पर रखा था। उसकी आंखों में नरमी वैसी ही रही। उसने अपनी जगह से उठे बिना नरमी से सर हिला दिया था और उस आवाज में कहा जिसमें हुक्म से ज्यादा ममता थी, इधर आओ बेटा। उनकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जिसकी मुझे आदत नहीं थी, क्योंकि ना तो मेरी माँ थी और ना कोई मेरी बहन थी जो मुझे इतने प्यार से पुकार सकती। एक चाची ही तो थी, उन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं था। इसलिए इस औरत के इतने प्यार भरे शब्द पर मैं थोड़ा दंग रह गया था। मैं जो दुनिया की हर ठोकर खाने के लिए खुद को तैयार कर चुका था, उस एक पुकार पर पिघल गया था। मेरे कदम जो बारिश, ठंडक और मायूसी से शीशे की तरह भारी हो चुके थे, खुद ब खुद उस औरत की तरफ बढ़ने लगे थे। मेरा पूरा शरीर बारिश के पानी से भीगा हुआ था। मैं ठंड से थरथर कांप रहा था और ठिठुरता हुआ अपने गीले कपड़ों से पानी टपकाता हुआ उस टीन की छत के नीचे पहुंच गया था। मैंने नजरें झुका रखी थी। मैं खुद को एक मुजरिम की तरह महसूस कर रहा था। हालांकि मेरा जुर्म तो सिर्फ भूख था। उस औरत ने मुझे अपने करीब बुलाकर सबसे पहले तो बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे सर पर हाथ रखा था और अखबार में लपेटा हुआ वो गर्मा गर्म समोसा मेरी तरफ बढ़ाया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी।
उसकी गर्मी मेरी बर्फ जैसी ठंडी कांपती उंगलियों से टकराई थी। ये एहसास, ये गर्मी, ये किसी एहसान से कम नहीं थी। मैंने समोसे को पकड़ तो लिया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे मुंह तक ले जाऊं। एक और एहसास था जो मेरी भूख पर सवार हो रहा था, शर्मिंदगी। मैं भूखा जरूर था, लेकिन भिखारी नहीं था। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि विक्रम बेटा, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, चाहे तुम्हारे लिए कैसा भी समय हो। अपने दम पर, अपने बलबूते पर कायम रहना। मैंने हिम्मत जमा करके इस औरत की आंखों में देखा था और अपनी फटी हुई कांपती हुई आवाज में कहा था कि मेरे पास, आंटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये कहते हुए मैंने वो समोसा उनकी तरफ वापस बढ़ा दिया था और कहा था कि मैं ये समोसा नहीं खा सकता। मुझे लगा मेरी बात सुनकर वो गुस्से से चिल्लाने लगेगी, मुझे भिखारी कहकर डांट कर वहां से भगा देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह के समय चाची ने मुझे धक्का देकर कहा था कि दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो औरत मुस्कुराई थी। ये एक थकी हुई मुस्कुराहट थी, लेकिन दुनिया की सबसे सच्ची मुस्कुराहट थी। उस औरत की आंखों की नरमी गहरी हो गई थी। बेटा, क्या तुम्हारी खुददारी तुम्हारी भूख से बड़ी है? उस औरत ने इतने सिंपल शब्दों में इतनी गहराई से बात कह दी थी कि मैं दंग ही रह गया था। उन्होंने मेरे हाथ को, जिसमें समोसा था, उसे नरमी से वापस मेरी तरफ ही धकेल दिया था और कहने लगी कि बेटा, इसे खा लो, भूखे पेट खुददारी भी नहीं निभाई जाती। मैं फिर भी हिचकिचाने लगा था। मेरी आंखों में आंसू और बारिश का पानी घुल मिल गए थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम पैसों की फिक्र मत करो, ये खा लो, और अगर और समोसा और चाहिए हो तो और ले लेना, लेकिन भूखे मत रहो, तुम्हारे चेहरे से भूख साफ झलक रही है। उनकी बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिल गया था। वो जैसे मेरे दिल को पढ़ रही थी। वो कहने लगी, समझ लो, ये तुम्हारे लिए उधार है। मैं तो कहती हूँ कि ऊपर वाला तुम्हें बहुत कामयाब करे। जब कभी तुम बड़े आदमी बन जाओ या कभी मैं मुश्किल में हूँ, तो तुम मेरा कोई काम कर देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी थी और मैं ये जानता था कि वो ये सब कुछ मेरा दिल रखने के लिए ही कह रही थी। उनके कहे हुए शब्दों ने मुझे भिखारी होने की बेइज्जती से बचा लिया था। उन्होंने मुझे खरीदार का रुतबा दे दिया था और भविष्य के किसी नामालूम दिन पर डाल दिया था, जिसमें मैं इस समोसे की भुगतान कर सकूं। मैं उनसे और इनकार नहीं कर सका और फिर मैं वहीं दुकान के एक कोने में छत के नीचे दुबक कर बैठ गया था। मैंने समोसे का पहला निवाला तोड़ा था। जैसे ही वो गर्मा गर्म निवाला मेरे गले से उतरा तो मुझे लगा जैसे मेरे अंदर जिंदगी वापस लौट आई है। वो सिर्फ आलू और मैदा का नहीं था, वो हमदर्दी का था, वो इज्जत का था, वो गर्मी का था जिससे मैं लाचार था। बाहर बारिश ने तूफान मचा रखा था, लेकिन इस टीन की छत के नीचे इस औरत की मौजूदगी में मैं दुनिया के सबसे सुरक्षित कोने में था। मैंने जल्दी जल्दी वो समोसा खत्म किया था। मेरे अंदर थोड़ी तो ताकत वापस आ गई थी। भूख को थोड़ा सा सुकून मिल गया था, लेकिन अब मुझे थोड़ी शर्मिंदगी का एहसास भी हो रहा था। मैंने उनका शुक्रिया अदा किए बिना ही उठने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं उनकी मेहरबानी का बोझ अब और नहीं उठा सकता था। मैं उठा और अपना भीगा हुआ बैग कंधे पर डाला और बारिश में वापस कदम रखने ही वाला था। कहाँ जाओगे बेटा इस तूफान में? फिर से आवाज गूंजी तो मैं रुक गया था। मैंने पीछे पलटकर देखा। ये सवाल तो मेरी आंखों में भी था कि मैं कहाँ जाऊंगा, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं खामोश खड़ा रहा। उन्होंने फिर से कहा, बताओ बेटा, तुम कहाँ जाओगे, सड़क पर या फिर किसी पुल के नीचे? इस बारिश में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगे। इस बार उनके शब्दों में फिक्र थी। उन्होंने कहा, रात बढ़ रही है बेटा, तुम्हें एक नरम गरम बिस्तर की, एक छत की जरूरत होगी। मैं खामोश खड़ा हुआ, उन्हें देखता रहा था। वो आखिर कहना क्या चाह रही थी? उन्होंने कहा, देखो बेटा। उन्होंने अपनी दुकान के पिछले हिस्से की तरफ इशारा किया, जहां एक पुराना लकड़ी का पलंग पड़ा हुआ था और कुछ बोरियां भी रखी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं अब दुकान बंद करके यहाँ से जा रही हूँ। ये जगह रात को खाली होती है। अगर तुम चाहो तो यहाँ पर सो सकते हो और बारिश से भी सुरक्षित रहोगे। उनकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग खामोश हो गया था। एक अजनबी औरत ने मुझे अपनी दुकान, अपना कारोबार, अपना सब कुछ वो मुझे सौंप रही थी। मैं सोच रहा था, मैं एक 14 साल का आवारा लड़का, ये दुनिया इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? मेरी चाची जो मेरी सगी थी, उनसे मेरा रिश्ता भी था। उन्होंने तो मुझे अपने घर से ही निकाल दिया था। और ये औरत, मैंने शक की नज़र से उसे देखा था। ये कोई चाल थी, क्योंकि दुनिया ऐसे ही नहीं चलती। मैंने वो कहा जो मेरे अंदर का टूटा हुआ बच्चा सोच रहा था। मैंने कहा, आंटी, आप मुझ पर इतना विश्वास क्यों कर रही हो?
अगर मैंने आपके गले से पैसे चुरा लिए तो? अगर मैं भाग गया तो? मैंने उन्हें जांचना चाहा था। मुझे देखना था कि इस मेहरबानी की कीमत आखिर क्या है। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसती थी। उनकी हंसी भी बारिश की तरह साफ और खरी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, चुरा लेना। उन्होंने इतने सुकून से कहा था कि मैं दंग ही रह गया था। वो दोबारा बोली, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चुरा लेना। अगर वो कुछ 100 रुपए तुम्हें एक सुरक्षित छत दे सकते हैं तो तुम चुरा लेना। अगर वो तुम्हें इस तूफानी रात में सड़क पर फिरने से बचा सकते हैं तो मुझे खुशी होगी बेटा, मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा नुकसान एक अनाथ के काम आ जाएगा। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू सर पर रखा और कढ़ाई को ढक दिया और अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। वो जाने लगी और जाते हुए कहने लगी कि बेटा, दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा लेना, मैं जा रही हूँ। और हाँ, मैं सुबह खुद ही दरवाज़ा खटखटा दूंगी। ये बोलकर वो चली गई थी। उन्होंने एक बार भी फिर से पलटकर नहीं देखा था और मैं सोच रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। वो मुझे मेरी खुददारी, मेरी भूख और मेरे शक के साथ छोटी सी दुकान में अकेला छोड़कर चली गई थी। मैं वहीं पर खड़ा रह गया था। बारिश का शोर अभी भी था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान थम गया था। इस औरत ने सिर्फ मुझे समोसा और छत नहीं दी थी, बल्कि उसने मुझे वो चीज़ दी थी जो चाची ने मुझसे छीन ली थी। वो था भरोसा। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। मैंने कांपते हुए हाथों से दुकान के पुराने दरवाजे की कुंडी लगा ली थी और इस लकड़ी के पलंग पर जाकर लेट गया था। वो मेरी जिंदगी की सबसे सुकूनदायक नींद थी। उस रात के बाद सुबह की पहली किरण इस पुरानी दुकान की झिर्रियों से अंदर आई तो मैं जाग गया था। मैं इस लकड़ी के पलंग पर सोया नहीं था। मैंने तो बस उस भरोसे की गर्मी में पनाह ली थी। सुबह सवेरे जब उस औरत ने आकर दरवाजा खटखटाया और मैंने कुंडी खोली थी तो उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए भी डर या शक मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं हमेशा से वहीं रहता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, उठ गए बेटा सोकर? नींद कैसी आई? और जल्दी से हाथ मुंह धो लो, चलो दोनों साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। उनके कहे नरम शब्द सुनकर तो मैं दंगी रह गया था। ये वो लम्हा था जब मेरी जिंदगी का रास्ता बदल गया था। वो एक रात की पनाह नहीं थी, वो एक भविष्य का ठिकाना बन गई थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे थे। मैं अब सड़क पर भटकने वाला अनाथ लड़का नहीं था। मैं इस माँ की दुकान का विक्रम था जिसने मुझे सहारा दिया था। मैंने कब इस औरत को अपनी माँ कहना शुरू कर दिया मुझे याद ही नहीं, लेकिन ये शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकले थे जैसे हमेशा से वो मेरी माँ ही थी। माँ ने मुझे कभी बैठकर खाने को नहीं कहा था, उन्होंने मुझे काम सिखाया था। पहले मैं सिर्फ दुकान का काम किया करता था, बर्तन धोता था, सफाई करता था, मैदा गूंथना, आलू उबालना, मसाले बनाना सीखा। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे कड़ाही के पास बैठा दिया था और कहने लगी कि देखो बेटा, ध्यान से काम करना, तेल बहुत गर्म है। मैं उनकी दुकान का रखवाला बन गया था। उनका भी इस दुनिया में आगे पीछे कोई भी नहीं था, बस उनका एक बेटा था। जिस तरह से मैं अकेला था वो भी अकेली ही थी और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। वो जो पहले सारा दिन अपनी दुकान में बैठी रहती थी, अब दोपहर में घर चली जाती थी, आराम करती थी या अपने दूसरे काम निपटाया करती थी और उनकी जगह मैं दुकान चलाया करता था। मैं समोसे बनाता था, कस्टमर को समोसे बेचा करता था और सबसे बढ़कर मैं इस गल्ले मतलब कि कैश बॉक्स की हिफाजत करता था। ये अब सिर्फ पैसों का डिब्बा नहीं था, ये मेरे लिए माँ जी के भरोसे की निशानी थी। मैं उन पर किसी की मैली आंख भी नहीं डालने देता था। मैं खुद भी उनकी बहुत इज्जत करता था, बहुत मोहब्बत करता था। हमारा रिश्ता बहुत अजीब था। ये माँ बेटे का तो नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा खून अलग है। ये मालिक और नौकर का भी रिश्ता नहीं था, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी सैलरी नहीं दी थी, बस मेरी हर ज़रूरत पूरी की थी। रोटी, कपड़ा और छत, मुझे वो सब कुछ दिया था। ये इससे भी गहरा रिश्ता था। ये इंसानी हमदर्दी और बेपनाह मोहब्बत का रिश्ता था। वो मुझ पर आंखें बंद करके विश्वास करती थी। वो मुझे हज़ारों रुपए का हिसाब दिए बिना ही चली जाती थी और शाम को आकर कभी मुझसे उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कितने पैसे बने हैं या फिर कितने पैसे खर्च हुए हैं। वो तो बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया करती थी और कहती थी कि बेटा, थक गए होगे, चलो खाना खा लो। और वो हमेशा मेरे साथ ही खाना खाया करती थी। उनका ये भरोसा मेरे कंधों पर बोझ था, लेकिन एक मीठा बोझ था जिसे उठाकर मुझे गर्व महसूस होता था। उनके इस भरोसे ने मुझे इस 14 साल के लड़के से एक जिम्मेदार जवान लड़का बना दिया था। लेकिन ये बेदाग रिश्ता दुनिया की नज़रों में हमेशा खटकता था, खासकर एक इंसान की नज़र में। माँ जी का एक बेटा पुनीत था। पुनीत एक बैंक में काम करता था। वो महीने में सिर्फ 2-4 बार ही दुकान पर आता था।
साफ सुथरे और प्रेस किए हुए कपड़ों में शामिल होता था। जूते की पॉलिश चमकती हुई होती थी और उसके चेहरे पर एक परमानेंट घमंड होता था। वो मुझे उन नज़रों से देखता था जैसे मैं कोई गंदगी हूँ जिसे उसकी माँ ने अपनी दुकान में पाल रखा है। उसे मुझसे नहीं, अपनी माँ के इस अंधे विश्वास से चिढ़ थी। एक शाम माँ जी किसी काम से बाहर गई हुई थी और दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मैं तेज़ी से समोसे तल रहा था और पैसे गल्ले में डाल रहा था। तभी पुनीत वहां आ गया। वो खामोशी से मुझे काम करते हुए देखता रहा। उसकी आंखें सिकुड़ रही थी। जैसे ही भीड़ थोड़ी कम हुई, वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मेरी मम्मी कहाँ है। उसने गुस्से भरे शब्दों में पूछा था। मैंने कहा, माँ जी तो किसी काम से गई हुई हैं। जवाब देकर मैंने नजर झुका ली थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 2 साल बड़ा था। उसने कहा, और वो अपना ये कैश बॉक्स तुम्हारे हवाले कर गई। उसकी आवाज में ताना था। मैं उसकी बात पर खामोश रहा था। इस समय माँ जी वापस आ गई थी और पुनीत मुझे छोड़कर सीधा अपनी माँ की तरफ लपका था। मम्मी, वो लगभग चीखने लगा था और मैंने देखा कि माँ जी उसके गुस्से से डर गई थी। उसने कहा, आपको होश है कि आप क्या कर रही हैं? ये गली का आवारा लड़का, आप इसके भरोसे लाखों रुपए का माल और सारा कैश छोड़कर कैसे चली जाती हैं? बस जितनी मदद करनी थी आपने इसकी कर दी है। अब बहुत साल हो गए, मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आपको इस पर और विश्वास नहीं करना चाहिए। माँ जी ने पहले मुझे देखा और फिर पुनीत को देखा। फिर वो कहने लगी, पुनीत बेटा, धीरे से बोलो, लोग सुन रहे हैं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तो सुनने दो लोगों को। पुनीत का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो कहने लगा कि मैं ये कह रहा हूँ, आपका ये अंधा भरोसा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक दिन आप बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। ये लड़का जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई अता पता नहीं, बचपन से लेकर अब तक आपने इसका ख्याल रखा। कल को अगर हमारा सब कुछ लेकर ये भाग गया तो आप सड़क पर आ जाओगी। आपको मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो आपकी फिक्र है ना। मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा उतर रहा था। हर शब्द एक तीर की तरह मेरे दिल पर जाकर लग रहा था। गली का लड़का भाग गया तो मैं वहीं पर जमकर खड़ा रह गया था। माँ जी ने एक गहरी सांस ली। वो अपने बेटे पुनीत के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उनके शब्दों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ ममता भरी थकन थी। उन्होंने धीमे से कहा, पुनीत बेटा, तुम बैंक में नौकरी करते हो, तुम पैसों को समझते हो। मैं एक अनपढ़ औरत हूँ, इसलिए मैं इंसानों को समझती हूँ। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और बोली, इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। एक विश्वास ही तो है जो इंसान को इंसान बनाता है। मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी तो ये कभी एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा? पुनीत ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह मम्मी वाह, मुझे तो ये एक नंबर का चोर लगता है। मुझे तो ये पहले ही पसंद नहीं है और आप इस चोर के लिए मुझसे बहस कर रही हैं। ठीक है, जब ये आपको लूट कर भागे तो मेरे पास मत आना। इतना कहकर वो गुस्से में पैर मारता हुआ वहां से चला गया था। दुकान में एक लंबी तकलीफ वाली खामोशी छा गई थी। मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मैं आज फिर से खुद को अनाथ महसूस कर रहा था। मैंने अपना बैग उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, क्योंकि अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुक सकता था। कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ जी की आवाज़ आई थी, वही आवाज़ जो उस बारिश की रात भी आई थी। मैंने पीछे पलटकर देखा और कहा कि माँ जी, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्यों? कहाँ जाओगे तुम और क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, ये तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगा, लेकिन मैं चोर हूँ, गली का लड़का हूँ। माँ जी मेरे पास आई। उन्होंने अपने झुर्रियों भरे हाथों से मेरे आंसू साफ किए और बोली, बेटा, वो गुस्से में था, लेकिन तुम जानते हो ना कि तुम क्या हो। उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे वापस कड़ाही के पास लाकर बिठा दिया था। कहने लगी, बैठ जाओ, अपना काम संभालो। समोसे ठंडे हो रहे हैं और कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पुनीत के शब्दों पर मुझसे माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि बेटा, पुनीत की तरफ से मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, बाकी कोई सफाई नहीं दी थी और फिर वो बस मुझ पर विश्वास करना ही जारी रखती रहीं। उस दिन हमारा रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। मैंने जान लिया था कि औरत सिर्फ मेहरबान नहीं, ये एक बहादुर औरत भी है। वो अपने ही बेटे के खिलाफ जाकर मुझ पे विश्वास करती आई थी और आगे भी कर रही थी। मैंने भी कसम खाई थी कि मर जाऊंगा, लेकिन माँ जी का भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। पुनीत के साथ इस बहस के बाद माँ जी कुछ दिन उदास रही थी, लेकिन वक्त हर जख्म पर मरहम रख ही देता है। मेरा रिश्ता जो उस दिन टूटने के बजाय और भी गहरा हो गया था, अब एक नए रास्ते में दाखिल हो गया था। पुनीत का दुकान पर आना जाना कम हो गया था, लेकिन जब भी वो आता था, उसकी आंखें मुझे एक संदेश देती थी, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। मैं उन नज़रों को नज़रअंदाज करके अपने काम में लगा रहता था।
मेरी दुनिया माँ जी के विश्वास से शुरू होकर उसी दुकान पर खत्म हो जाती थी। मैंने इस छोटी सी दुकान को अपना घर बना लिया था। माँ जी ने मुझे एक छोटा सा मल्टीमीडिया मोबाइल लेकर दे दिया था। मेरी जिंदगी की पहली निशानी, जिसमें सिर्फ एक नंबर ही सेव था, माँ जी का। एक शाम कुछ ऐसा हुआ, जब बुधवार की रात थी, दुकान बंद करने का समय हो चुका था। माँ जी आज बाकी दिनों से ज्यादा खामोश लग रही थी। पुनीत भी आया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी परेशानी थी। उसके हाथ में काले रंग का और चमकदार ब्रीफकेस था। वो सीधा माँ जी के पास गया और कहने लगा, मम्मी। इस दौरान उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा था, मम्मी मुझे सुबह सवेरे एक डील के लिए दूसरे शहर जाना है। इसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं और एक पार्टी की अमानत के पैसे भी हैं। लाखों रुपए हैं। मैं इतनी रात को लेकर घर नहीं जा सकता। सुबह मेरी फ्लाइट है। माँ जी ने मेरी तरफ देखा। मैंने हमेशा की तरह नजर झुका ली थी। माँ जी ने पूछा तो, और इतने में ही उसने कहा कि मैं इसे यहाँ कैश बॉक्स के पास रखकर जाऊंगा। माँ जी ने अपनी आदत के मुताबिक सर हिला दिया था और कहा कि ठीक है बेटा, रख दो। विक्रम है ना यहाँ पर, वो इसका ख्याल रखेगा। पुनीत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी चमक नजर आ रही थी। उसने कहा, ठीक है मम्मी, इस ब्रीफकेस का विक्रम ही ख्याल रखेगा। उसने वो ब्रीफकेस काउंटर के नीचे मेरे पलंग के पास रख दिया था और फिर वो चला गया था। रात के समय माँ जी भी चली गई थी। मैंने दुकान को अंदर से कुंडी लगा ली थी, जैसा कि मैं हर बार करता था। लेकिन आज की रात उस रात से भी ज्यादा भारी थी, जब मैं पहली बार यहाँ आया था। उस रात मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मेरे पास माँ जी का भरोसा था। वो ब्रीफकेस मेरे पास एक अमानत नहीं, बल्कि एक आजमाइश लग रहा था। मुझे नींद नहीं आई थी। मैं इस लकड़ी के पलंग पर करवटें बदलता रहा था। मेरी नज़र इस काले ब्रीफकेस पर जमी हुई थी, जिसमें लाखों रुपए थे। अगर कोई चोर आ गया तो, अगर दुकान का ताला टूट गया तो पुनीत सीधा मुझ पर इल्ज़ाम लगा देगा और माँ जी बर्बाद हो जाएंगी। मेरा दिल इस जिम्मेदारी के बोझ से दबा जा रहा था। शायद रात के 2 बज रहे होंगे। गली में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक मेरे तकिए के नीचे रखा हुआ मोबाइल फोन बजने लगा था। मेरा दिल तो जैसे गले में आ गया था कि इतनी रात को किसने फोन किया था। मैंने कांपते हुए हाथों से फोन निकाला था। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, पुनीत भैया। मैंने फौरन कॉल उठा ली थी। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, विक्रम। ये पुनीत की आवाज नहीं थी, बल्कि एक चीख थी। एक ऐसी आवाज थी जिसमें होशो हवास नहीं थे। वो हाँप रहा था। उसने कहा, विक्रम गजब हो गया, हम बर्बाद हो गए। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे, जबकि मेरी नसों में खून जमकर रह गया था। मैंने कांपते हुए कहा, क्या हो गया है पुनीत भैया? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? माँ जी, और माँ जी तो ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? मैंने घबराते हुए सवाल किया था। मेरी बात सुनकर वो जैसे रो पड़ा था। उसने कहा, मेरी मम्मी जी को हार्ट अटैक हुआ है। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आया हूँ। ये सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैंने कहा, कैसी है माँ जी और कहाँ पर है? पुनीत ने कहा, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं। वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था कि मम्मी जी का फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं विक्रम, और मेरे पास तो अभी एक रुपया भी नहीं है। सारे पैसे तो उस ब्रीफकेस में है। पुनीत की बातें सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। माँ जी, अस्पताल, ऑपरेशन और पैसे, ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। पुनीत ने चीखते हुए कहा, तुम सुन रहे हो ना विक्रम? वो ब्रीफकेस लेकर जैसे हो और जहां हो, फौरन सिविल हॉस्पिटल पहुंचो। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। विक्रम, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। मम्मी की जिंदगी का सवाल है। और फिर बस फोन बंद हो गया था। एक लम्हे के लिए भी मेरे दिमाग में कोई और ख्याल नहीं आया था। न शक न सवाल, सिर्फ माँ जी का चेहरा था कि मेरी माँ जी तकलीफ में है। मैंने चप्पल भी ठीक से नहीं पहने थे। मैंने वो काले रंग का ब्रीफकेस उठाया और शटर बंद किया। बाहर का ताला खुला हुआ था, जिसकी चाबी माँ जी ने मुझे दे दी थी, और फिर मैं भाग गया। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा था। सड़कें सुनसान थी और मेरे कदमों की धमक रात के सन्नाटे को चीर रही थी। ब्रीफकेस मेरे हाथ में एक बोझ की तरह झूल रहा था। मेरे फेफड़े फटने को थे, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द था, माँ जी। कहीं माँ जी को कुछ ना हो जाए। मैं जल्दी जल्दी हाँफता हुआ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के चमकते हुए दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ था। पुनीत भैया, पुनीत भैया, मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। इमरजेंसी वार्ड में सुकून था। एक नर्स काउंटर पर ऊँग रही थी। एक गार्ड कुर्सी पर सो रहा था। कोने में 2 पेशेंट थे। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं थी। कोई पुनीत नहीं था, कोई माँ जी नहीं थी। पुनीत, मैं फिर से जोरदार आवाज में चीखा था। नर्स ने झुंझलाकर मुझे देखा। उसने कहा, किसको ढूंढ रहे हो?
और शोर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, वो मेरी माँ जी यहाँ पर भर्ती हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। उनका ऑपरेशन है ना? नर्स ने रजिस्टर देखा और कहने लगी, आज रात हार्ट अटैक का कोई भी पेशेंट यहाँ पर नहीं आया। नाम क्या है पेशेंट का? नाम? नाम तो मुझे आज तक माँ जी का नहीं पता था। मेरा दिल टूटने लगा था। माँ जी का पूरा नाम तक नहीं पता था। मैं उन्हें सिर्फ माँ जी ही कहता था। एक ठंडी खौफनाक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं परेशानी में बाहर आया था। पुनीत भैया, शायद वो बाहर हों, लेकिन बाहर तो एक पुलिस की लाल बत्ती वाली गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी थी। उसमें से 2 पुलिस वाले हाथ में डंडा लेकर बाहर कूदे। उनमें से एक मेरी तरफ इशारा करके चीखा, यही है वो ब्रीफकेस वाला चोर, पकड़ लो इसे। मुझे ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। ब्रीफकेस? अस्पताल में कोई नहीं था और ये पुलिस वाले बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचे थे। पुलिस? इसका मतलब ये एक जाल था। ये सब कुछ पुनीत का किया हुआ था। मेरे अंदर सड़कों पर पला बड़ा अनाथ लड़का एकदम से जाग उठा था। मैंने सोचने में एक लम्हा भी बर्बाद नहीं किया था। मैं पलटा और अंधी गलियों की तरफ भाग गया था। रुको, चोर रुको! पुलिस वाले चिल्ला रहे थे। पीछे से आवाज आ रही थी, लेकिन मैं लगातार भागता रहा। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था। मैं उसे भी फेंक देना चाहता था। ये सबूत था, लेकिन मैं इसे नहीं फेंक सका था। इसमें मेरी माँ जी के पैसे थे या जो भी था, ये माँ जी की अमानत थी। मैं भागता रहा, रोता रहा, गलियों से होता हुआ वापस दुकान की तरफ आ गया था कि शायद माँ जी वहां पर हों। जब मैं अपनी गली में मुड़ा तो मेरा दिल मेरे गले में आ गया था। दुकान बंद थी, लेकिन शटर पर मेरा या माँ जी का ताला नहीं था। उस पर एक बड़ा सा नया ताला लटक रहा था। एक ऐसा ताला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इसका मतलब पुनीत यहाँ आ चुका था। उसने मुझे बाहर लॉक कर दिया था। माँ जी अब कहाँ हो? मैं जोर जोर से शटर का दरवाजा बजा रहा था और इस बंद शटर के सामने फुटपाथ पर गिर पड़ा था। ब्रीफकेस मेरी गोद में था। पुनीत जीत गया था। उसने मुझे चोर साबित कर दिया था। उसने यकीनन माँ जी को कह दिया होगा कि मैं पैसे लेकर भाग गया हूँ। मुझे पुलिस का डर नहीं था। मुझे पैसे छिन जाने का गम नहीं था। मुझे सिर्फ एक दुख सताए जा रहा था। माँ जी, वो माँ जी जिसने मुझे एक भूखे और अनाथ लड़के पर विश्वास किया था। वो माँ जी जिसने अपने सगे बेटे के सामने मेरा साथ दिया था। आज वो मुझे क्या समझ रही होंगी? वो अकेला इंसान जिसने मुझे इज्जत दी थी, आज उसकी नज़रों में भी मैं एक चोर बन गया था। मेरी दुनिया जो एक औरत के विश्वास पर खड़ी हुई थी, एक रात में ही ढेर हो गई थी। दिन रात और रात दिन में बदलने लगे थे। मैं अब विक्रम नहीं था, मैं एक भगौड़ा था, एक साया था जो इस शहर की गलियों में छुपता फिर रहा था। मेरे हाथ में वो ब्रीफकेस था। ये मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया था, एक ऐसा जख्म बन गया था जिसे मैं काट कर भी फेंक नहीं सकता था। इसका वजन पैसों से नहीं, बल्कि मुझ पर लगे इल्जाम की वजह से था। पुलिस की लाल बत्ती की गाड़ी की चमक मेरे दिल को गले में ले आती थी। हर कदम, हर आहट पर लगता था कि वो मुझे पकड़ने आ गए हैं। मैंने खुद रातों में, अधूरी कच्ची जगहों में और कभी किसी पुल के नीचे रात गुजारी थी। भूख अब मेरी तकलीफ नहीं थी। माँ जी के विश्वास के टूटने की तकलीफ ही मेरी असली वजह थी। मैं चोर नहीं था, लेकिन दुनिया की नज़र में और सबसे बढ़कर उस औरत की नज़र में मैं चोर बन चुका था। मैं इस शहर को छोड़कर भाग सकता था। इन लाखों रुपयों के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता था, जैसा कि पुनीत ने सोचा होगा। लेकिन मैं नहीं गया था। मेरे पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी थी। मैं हर रात भेस बदलकर उस गली में वापस जाता था। मैं दूर से उस दुकान को देखता था। वो बड़ा सा चमकदार ताला भी अब शटर पर लटका हुआ था। दुकान वीरान थी। माँ जी का कोई नामो निशान नहीं था। पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। पुनीत उन्हें कहाँ ले गया था? क्या वो ठीक भी थी, या क्या वो मेरी जुदाई के गम में? नहीं नहीं, वो मेरा गम क्यों करेंगी? उनके लिए तो मैं एक नमक हराम चोर लड़का था जो उनकी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया था। ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। इस दुनिया में मेरा इकलौता हमदर्द वो इंसान थी जिसने मुझ पर अपने सगे बेटे से भी ज्यादा विश्वास किया था। वो न जाने कहाँ चली गई थी। मेरे पास अब रोने को आंसू भी नहीं बचे थे। एक हफ्ता गुजर गया था। मैं शारीरिक तौर पर थकन से और दिमागी तौर पर इस बोझ से टूट चुका था। आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये ब्रीफकेस फेंक दूंगा। ये सारे फसाद की जड़ है। मुझे पैसों का लालच नहीं था। मुझे कभी लालच नहीं रहा था। मुझे सिर्फ एक छत और वो भरोसा चाहिए था जो मुझसे छिन चुके थे। मैं शहर के बाहर बहने वाले गंदे नाले के किनारे खड़ा हुआ था। ये आखिरी जगह थी जहां पुलिस मुझे तलाश करने आती। मैंने ब्रीफकेस को आखिरी बार देखा। यही वो कीमत थी जो मैंने एक माँ की मेहरबानी के बदले में चुकाई थी। मेरा दिल किया कि इसे फेंकने से पहले एक बार इसे देखूं तो सही
कि इसमें कितने पैसे थे, जिनके लिए पुनीत ने अपनी माँ की ममता को भी दांव पर लगा दिया था। मैंने कांपते हुए हाथों से ब्रीफकेस के ताले को खोला था। क्लिक क्लिक, ब्रीफकेस खुल गया था। मैंने ढक्कन उठाया तो मैं दंग रह गया था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये ब्रीफकेस तो पूरी तरह से खाली था, बल्कि इसमें कटे हुए पुराने अखबार के टुकड़े भरे हुए थे। कुछ पुराने बेकार अखबार के कागज के बंडल थे। मैंने पागलों की तरह उन कागजों को बाहर निकालकर फेंक दिया था। मैंने ब्रीफकेस को उल्टा करके झटका था, लेकिन उसके अंदर एक भी रुपया मौजूद नहीं था। एक सिक्का तक नहीं था। मेरा दिमाग तो दंग रह गया था। मेरा सर चकराने लगा था। ये क्या था? फिर सारी कड़ियां मिल गई थी। पुनीत का प्लान, उसका परेशान होना, इस ब्रीफकेस को दुकान पर रखना, आधी रात को वो झूठी फोन कॉल करना और ठीक समय पर पुलिस का पहुंचना। उसे पैसों का खतरा मोल नहीं लेना था। उसने मुझसे जान छुड़ाने के लिए, मुझे माँ जी की नज़रों में हमेशा हमेशा के लिए गिराने के लिए ये सारा नाटक रचाया था। उसने खाली ब्रीफकेस को कैश से भरा हुआ बताकर माँ जी के हवाले कर दिया था और फिर मुझे इस चोरी के इल्ज़ाम में फंसा दिया था। वो कितना शातिर इंसान था जो मुझे फंसाने के लिए इतनी बड़ी हरकत कर सकता था। वो जानता था कि इस विश्वास को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, और उसने बोल दिया था। उसने मुझे माँ जी की नज़रों में ऐसा बना दिया था जिसने उनकी ज़िंदगी की सारी कमाई चुरा ली थी, जबकि हकीकत में मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया था। मैं वहीं इस गंदे नाले के किनारे कीचड़ में घुटनों के बल पड़ा रहा था। मेरे अंदर कंट्रोल करने के सारे बंधन टूट गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मैं इसलिए नहीं रो रहा था कि मुझे फंसाया गया था, बल्कि मैं इसलिए रो रहा था कि माँ जी, मेरी माँ जी जो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। वो सोच रही होंगी कि जिस लड़के को उन्होंने बेटे से बढ़कर चाहा था, उसने उन्हें लूट लिया। पुनीत जीत गया था। उसने मुझसे मेरा घर, मेरी इज्जत और मेरी माँ जी सब कुछ छीन लिया था। वो एक इकलौता रिश्ता था जो मैंने इस दुनिया में बनाया था। वो भरोसे की सबसे मजबूत डोर थी जो पुनीत ने एक झूठ से काट डाली थी। मैं उस दिन बहुत रोया था, इस अनाथ लड़के के लिए जो एक बार फिर से अनाथ हो गया था। और उसी लम्हे, उस बेहद दुख भरे लम्हे में मेरे अतीत का वो काला रास्ता बंद हो गया था। वो खाली ब्रीफकेस, सब कुछ मेरे दिमाग के पर्दे पर बंद हो गया था। मेरे कानों में गंदे नाले का शोर खत्म हो गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मेरे गालों पर बहते हुए वो गर्म आंसू सूख चुके थे और फिर मैं उस शहर से भाग गया था। दूसरे शहर जाकर ऊपर वाले ने मुझे धीरे धीरे तरक्की देती थी। मैं जो पहले से ही माँ जी के कैश बॉक्स का हिसाब रखता था। मुझे पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन हिसाब किताब करना बहुत अच्छे से आता था। मैं एक अस्पताल के बाहर आकर बैठ गया था। वहां मौजूद चौकीदार को मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसने हमदर्दी में अस्पताल में मुझे ले जाकर कैश काउंटर की नौकरी दिलवा दी थी। मैं वहां रहकर इज्जत से कैश काउंटर की नौकरी करने लगा था और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया और पुरानी यादें मेरी आंखों से जाती रहीं। मैं वापस आ गया था। मैं अपने अस्पताल के कैश काउंटर के पीछे अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरे सामने वो शीशे की दीवार थी और उस दीवार के पार वो बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। वही झुके हुए कंधे, वही कपकपाते हुए हाथ, वही आंसुओं से भरी हुई आंखें, वही चेहरा जिसने मुझे 20 साल पहले एक समोसा और भरोसा दिया था। मेरा भूला हुआ जख्म आज मेरे सामने खड़ा था। मुझसे अपने बेटे की जिंदगी की भी भीख मांग रहा था। वक्त वहीं थम गया था। मैं अपनी कुर्सी पर जमी हुई बर्फ की सील बन गया था। वो ठंडी ट्यूबलाइट, मेरे कंप्यूटर की धीमी होती हुई स्क्रीन और इस शीशे के पार खड़ी हुई वो औरत, मेरा बीता हुआ कल और मेरा आज एक ही सुई पर अटक कर रह गए थे। ये वही चेहरा था, वही आंखें थीं जिन्होंने एक तूफानी रात में मेरी भूख को पहचान लिया था। ये वही ममता थी जिसने मुझे भरोसे की छत दी थी, लेकिन आज उन आंखों में 20 साल की थकन और एक नई वहशत थी। मेरा दिमाग चीख रहा था कि उसूलों पर चलो। वो काउंटर बंद हो चुका है, लेकिन मेरा दिल ये बात करने को तैयार नहीं था। वो 14 साल का अनाथ लड़का, वो इस शीशे की दीवार को तोड़कर उसके कदमों में गिर जाना चाहता था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने 10 सालों में कभी अपना केबिन काउंटर बंद होने के बाद नहीं खोला था। आज मैंने ऐसा किया था। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजे का लॉक घुमाया था। शीशे का दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुल गया था। अस्पताल के कॉरिडोर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई थी। वो वही बूढ़ी औरत, माँ जी, मुझे अपने सामने खड़ा देखकर भी हैरान नहीं हुई थी। वो बस रोती रही। उनकी नजरें रिक्वेस्ट कर रही थी और झुकी हुई थी। मैं उनके सामने घुटनों के बल गिर पड़ा था। मैंने उनके वो ठंडे कांपते हुए झुर्रियों भरे हाथ उठाए और उन्हें अपनी आंखों से लगा लिए। मेरे अंदर 20 साल से कैद आंसुओं का तूफान टूट पड़ा था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकला था,
सिर्फ एक शब्द, एक सिसकी निकली थी, माँ जी। ये एक शब्द नहीं था, ये मेरी 20 साल की तकलीफ थी, मेरी वफादारी की कसम थी और मेरी बेगुनाही की दुहाई थी। वो कांप गई थी। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा उठाया, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे पहचान लिया था। लेकिन उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नफरत और ना ही किसी चोर की देखने की क्षमता थी। उनके फटे हुए सूखे हुए होठों पर एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कुराहट रैंक गई थी। ये वो मुस्कुराहट थी जिसमें मोहब्बत की एक चमक थी, जैसे वो जानती थी कि मैं एक दिन उन्हें जरूर मिलूंगा। मैं हैरानी से गूंगा हो गया था। माँ जी को तो मुझ पर थूकना चाहिए था, उन्हें मुझ पर चीखना चाहिए था, कहना चाहिए था कि तू चोर है, चोर, आज तू मेरे हत्थे चढ़ गया। मगर उनका चेहरा, वो अभी भी वही मेहरबान चेहरा था, बस गम में डूबा हुआ था। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था, न ये पूछा था कि मैं कैसे यहाँ हूँ, न उन्होंने उस ब्रीफकेस के बारे में पूछा था कि ये ब्रीफकेस कहाँ है, न ये पूछा था कि मैं 20 साल तक कहाँ रहा था। जैसे इन 20 सालों का कोई वजूद ही न हो। उन्होंने बस अपना कांपता हुआ हाथ मेरे सर पर रख दिया था और उसे मजबूती से थाम लिया था। कहने लगी, चल बेटा। उनकी आवाज़ में सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी। वो मुझे उठाकर अपने साथ घसीटने लगी थी। मैं एक रोबोट की तरह उनके पीछे चल पड़ा था। वो मुझे कॉरिडोर से घसीटती हुई एक दरवाजे तक ले गई थी। बिस्तर पर एक इंसान लेटा हुआ था। उसका चेहरा सफ़ेद था और वो मुश्किल से सांस ले रहा था। ये पुनीत था, वही घमंडी और सेहतमंद बनकर आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। वो नहीं बच रहा। माँ जी फिर से टूट गईं। उसी लम्हे पुनीत की आंखें हल्की सी खुली थीं। उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में विश्वास नहीं आया था, फिर डर और फिर कन्फ्यूज़न। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने हाथ उठाने की कोशिश की थी, जैसे मुझे बुला रहा हो। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ उसके बिस्तर के पास गया था। विक्रम, उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से निकल रही थी। तुम आ गए। मैं खामोश खड़ा रहा। मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं था, ना नफरत थी, ना हमदर्दी थी। उसने कहा, विक्रम, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें फंसाया था। वो ब्रीफकेस खाली था। मैंने पुलिस को खुद फ़ोन किया था। वो रो पड़ा था। ये सुनकर माँ जी के वजूद को एक जोरदार झटका लगा था, जैसे ये बात वो भी आज पहली बार सुन रही हों। पुनीत ने मेरी तरफ नहीं बल्कि माँ जी की तरफ देखा था और कहा था, मम्मी, मैंने ही आपको इसके खिलाफ भड़काया था। मैंने कहा था कि वो आपके लाखों रुपए लेकर भाग गया। पुनीत की सांसें इतना कहकर उखड़ने लगी थी। आगे उसने कहा, मगर मम्मी का दिल न जाने किस मिट्टी का बना था। ये मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं करती थी। ये पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही थी विक्रम। पुनीत ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हारे जाने के बाद ये रातों को रोती थी, कहती थी कि मेरा विक्रम न जाने कहाँ खो गया, उसने खाना भी खाया होगा या नहीं। ये मुझे कहती थी कि पुनीत बेटा, विक्रम चोर नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन मैं मम्मी जी पर चीख पड़ता था, चिल्लाता था, मगर उनका भरोसा। इतना कहकर पुनीत खामोश हो गया था। पुनीत ने एक लंबी तकलीफ वाली सांस ली थी। उसने कहा कि कई साल तक मम्मी तुम्हें नहीं भूली। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा था। अपनी गलती का एहसास मुझे हो गया था। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिले और आज देखो किस्मत ने हमें किस हाल में मिलाया। मैं मौत से लड़ रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी की डोर शायद तुम्हारे हाथ में है। उसने अपना कमज़ोर हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था और कहने लगा, विक्रम, मुझे माफ़ कर दो। पुनीत की हालत देखकर मेरा सारा गुस्सा पिघलकर आंसू बन गया था। ये वही इंसान था जो मेरी तबाही का जिम्मेदार था, लेकिन ये माँ जी का बेटा था और उसने मुझे सच बता दिया था। माँ जी ने कभी भी मुझ पर से अपना विश्वास नहीं उठाया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया था और उसे गले से लगा लिया था। मैंने कहा, पुनीत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना कहकर मैं रो पड़ा था। मैंने कहा, माँ जी, आपका भरोसा जीत गया। मैंने पुनीत को छोड़ा और भागकर अपने कैश काउंटर पर वापस आया था। मैंने सिस्टम ऑन किया, अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और एडवांस की सबसे बड़ी रकम जमा की थी। मैं जोर से चिल्लाया, डॉक्टर, इनका इलाज शुरू कर दीजिए। अभी मैं वापस माँ जी के पास आया ही था। वो अभी भी गुमसुम खड़ी हुई थी। मैंने उनका हाथ फिर से अपने हाथ में ले लिया था और कहा, माँ जी, आपने उस रात कहा था ना कि कभी मेरा कोई काम कर देना। आज आपका मुझ पर कर्ज चढ़ गया है। माँ जी ने मुझे रोते हुए देखा और अपने सीने से लगा लिया था। 20 साल के बाद मुझे एक बार फिर से वो गर्मी, वो भरोसा मिल गया था। वो अस्पताल की दीवारें नहीं थी, वो मेरी माँ जी का वजूद था। माँ जी ने कहा कि बेटा, पुनीत ही कह रहा था कि भरोसे के रिश्ते कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। आज भी अस्पताल में पुनीत भैया का इलाज हो रहा है, मगर डॉक्टर ने तसल्ली दिलाई है कि वो ठीक हो जाएंगे। मुझे अब माँ जी के साथ साथ एक भाई का रिश्ता भी दोबारा मिल गया था।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।